गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फोर्स के कॉन्सिक्वेंसेस के स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछली क्लासेस में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, ये आपने क्लास 6, 7, 8 में कर लिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट लिखे हुए हैं जो कि ऑलरेडी आप सब जानते हैं क्या होता है। इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या हो जाता है, शेप और साइज़ में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई करी हो और उसमें चेंजेस आएँ। लाइक अगर आप पेपर को क्रश करते हो तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसकी शेप में चेंज आ सकते हैं। प्लास्टिक को लोगे तो प्लास्टिक के ऊपर फोर्स लगाओगे तो प्लास्टिक टूट सकता है। बट अगर वही फोर्स अगर आप आयरन पीसेस पर लगाओ तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करने से चेंजेस आते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि चेंजेस आएँ। कुछ एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें चेंजेस नहीं आ सकते ना। नेक्स्ट वी हैव इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी कुछ मोशन से मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड और बढ़ सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि बढ़े। इसमें भी आपके पास एग्जांपल है, लाइक जब हॉकी प्लेयर एक हॉकी स्टिक से बॉल को मूव कराता है तो जब उसको शॉट मारना होता है तो वो ज़्यादा फोर्स से क्या करता है, स्टिक को हिट करता है बॉल के ऊपर, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर स्पीड को रोकने के लिए वो क्या करेगा, स्पीड को कम करने के लिए वो उसके ऊपर हॉकी स्टिक से फोर्स अप्लाई कर देगा और वो धीरे धीरे वो रेस्ट में आ जाएगी और उसको मूवमेंट देता रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हुआ, इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन मैंने आपको इसमें अभी सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे क्रिकेट बैट्समैन होता है, बैट्समैन बॉल को किसी भी डायरेक्शन में सेंड कर सकता है। कैसे, वो जब बैट से हिट करेगा, राइट, जब वो बैट से हिट करेगा तो किसी भी डायरेक्शन में उसको भेज सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सिमिलरली फुटबॉलर होता है, फुटबॉल को भी किसी भी डायरेक्शन में हिट कर सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया, फोर्स अप्लाई करने पर ऐसा हो रहा है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं, इट कैन सेट और टेंड्स टू सेट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कीजिए कोई बॉल है ग्राउंड सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, अगर मैं इसको यहीं बनाना चाहूँ तो एक बॉल है जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, लाइक यहाँ पर बना देते हैं इसको। देखिए ये बॉल है और ये ग्राउंड सरफेस पर रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, जब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये बॉडी क्या होगी, ये बॉल क्या होगी, ये मूव करना स्टार्ट कर देगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या है, हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम यहाँ पर मैंने साथ लिखा ना, टेंड्स टू सेट। टेंड्स टू सेट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अब वो मोशन में हो। जैसे सपोज़ कीजिए अगर मैं वॉल के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट है, इट कैन स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगेन इसमें भी सेम है, अगर आप किसी मूविंग बॉल है, अगर आप उसके आगे स्टिक लगा दोगे तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। फुटबॉलर है, फुटबॉल को स्टॉप करने के लिए क्या करता है, वो अपनी लेग्स यूज़ करता है, राइट, फुट यूज़ करता है कि किसी तरह उसको स्टॉप कर देता है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कि इट कैन टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर आपके सामने कुछ स्पीड से ट्रक आ रहा है या कोई ट्रेन आ रही है तब आप उसको रोक नहीं सकते। सो यहाँ पर क्या है, टेंड्स टू स्टॉप का मतलब है, जहाँ पर मैंने टेंड्स लिखा है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रुके, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फोर्स, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो इससे आगे हम चलते हैं यूनिट ऑफ फोर्स के पास। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास दो तरह से हैं, एब्सोल्यूट यूनिट
ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर मैं एब्सोल्यूट यूनिट की बात करूं, एब्सोल्यूट यूनिट में हमारे पास दो क्लास है, CGS यूनिट एंड SI यूनिट। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहेगी? CGS यूनिट ऑफ फोर्स रहेगी हमारे पास डेल, एंड SI यूनिट की क्या रहेगी? SI यूनिट रहेगी न्यूटन। ओके, तो ये हमारे पास इनको हमने डिफाइन करना है। ओके, सो यहाँ पर आप इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं। डेन क्या होता है और वन डेन क्या होता है? डेन इज इक्वल टू, इट इज डेन, इट इज 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज 1 डेन। ओके, इट मीन्स 1 Dane is the force, okay, it is that amount of force which can produce an acceleration of 1 centimeter per second square acceleration in 1 gram of mass. okay, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 ग्राम है और हम क्या कर रहे हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? दैट इज़ 1 डेन। ओके, अगेन इसमें हमारे पास CGS यूनिट की बात करें तो न्यूटन है हमारे पास। न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? 1 न्यूटन, इट इज़ 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स 1 न्यूटन is that force, 1 Newton is that amount of force which produces an acceleration of 1 meter per second square in 1 kg of mass, that is 1 न्यूटन। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन बोलेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट, अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल यूनिट का, ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती है हमारे पास? ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट हमारे पास 2 यूनिट है। 1 इज ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। ओके, दोनों सेम रहेगा। इसका सिंबल स्मॉल लेटर रहेंगे GF एंड इट इज G वेट। ओके, ग्राम वेट। ओके, सो 1 ग्राम फोर्स क्या होता है? ये एक फोर्स होती है जो कौन लगाते हैं? इट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट 1 ग्राम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरी यूनिट दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन, अगर हम इसको भी एक्सप्लेन करना चाहें, 1 ग्राम इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which can produce an acceleration of 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर in 1 ग्राम ऑफ मास। सिमिलरली अगर हम किलोग्राम फोर्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किलोग्राम फोर्स भी इस तरह रहेगा, किलोग्राम फोर्स। ओके, इसको हम स्मॉल सिंबल KGF से डिनोट करते हैं और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? किलोग्राम वेट।
ओके, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, केजी वेट, तो दोनों सेम रहेंगे। ओके, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें आपके पास आएगा 1 kgf, इट इज़ 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 kgf 9.8 न्यूटन, ये भी इसी की वैल्यू होगी। ओके, इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1 kgf is that amount of force which can produce an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in 1 kg of mass। ओके, जो 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट में मास में कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर दे, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर दे। ओके, इसमें हमारे पास अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं बेटा। आपके पास एक लेदर बॉल है, लेदर बॉल है, जो क्रिकेट बॉल होती है लेदर बॉल। ओके, एक होती है टेनिस बॉल। ओके, सपोज कीजिए दोनों का साइज सेम है। हमने क्या लिया, साइज सेम लिया है, साइज सेम होना चाहिए। कोई भी दो बॉल है, अगर हम टेनिस बॉल की बात कर रहे हैं तो टेनिस बॉल का साइज़ और इसका साइज़ सेम होना चाहिए। ओके, बट अगर मैं मास की बात करूं तो मास किसका ज़्यादा होगा, मास m1 है और m2 है। ओके, बट दोनों ही किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों ही सेम वेलोसिटी से आपके पास आए। ओके, तो आपको कैच करने में कौन सी ऐसी बॉल होगी जो आपके हाथ पर चोट करेगी, ओके, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करेगी। ओके, तो वो कौन सी बॉल होगी, वो होगी आपके पास लेदर बॉल। इसका सिंपल सा कारण क्या है, क्योंकि जो मास इसका होता है लेदर बॉल का, उसका मास ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो आपके हाथों पर चोट ज़्यादा करती है। ओके, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की इसकी बात करें तो ये क्या होगा, m1 इज़ ग्रेटर देन m2। तो यहाँ से वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, तो ये इसका मोमेंटम होगा v, दिस इज m2 वेलोसिटी। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, मोमेंटम आपके पास बॉल का ज़्यादा होगा, लेदर बॉल का ज़्यादा होगा, जिस वजह से वो आपके हाथ पर चोट ज़्यादा कर रही है। इसमें सिंपली अगर आप बात करें, एक ट्रेन की बात करें और एक ट्रक की बात करें, ट्रेन का जो मोमेंटम होता है, अगर वो सेम स्पीड से आ रही है, अगर ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है और ट्रक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है, बट ट्रेन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ट्रक के मोमेंटम से। अगर मैं कार की बात करूं, ट्रक की बात करूं, तो ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा। उसमें हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन निकल कर आती है, लीनियर मोमेंटम it is equal to product of mass of body and velocity of body। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से, m इंटू वी। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, P क्या है यहाँ पर, P है आपके पास लीनियर मोमेंटम, P इज द लीनियर मोमेंटम। ओके, m इज द मास ऑफ बॉडी,
एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर हम SI यूनिट लिखना चाहें तो SI यूनिट हम इसी से लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? SI यूनिट होगा आपके पास, देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो m का यूनिट क्या होगा? m का होता है kg, किलोग्राम, और v का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास SI यूनिट आएगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपके पास SI यूनिट आ गया। अगर CGS की बात करें तो CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट आएगा, देखिए अगेन सेम रहेगा, P इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, तो P की वैल्यू क्या होगी? दिस इज ग्राम, सॉरी मास ग्राम में होगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसको भी सिंपली लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास CGS यूनिट आ गया। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम रहेगा। और अब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो आपने, फिर अगेन मैं आपको बताऊंगा, ये आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको आपको एक छोटा सा रिवीजन देंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन। वन इज फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन until or unless a force, external force applied on it। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, वो कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक रेस्ट में रहेगा और जब तक वो मोशन में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा जब तक हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। वहीं अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज a rate of change of linear momentum directly proportional to applied force। rate of change of linear momentum directly proportional to applied force। और थर्ड लॉ होता है आपके पास, थर्ड लॉ इज for every action there is equal and opposite reaction। for every action there is equal and opposite reaction। तो अब हम जो करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं न्यूटन्स, सॉरी डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, इसमें देखिए बेटा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ग्राउंड सरफेस पर है, ओके, और ये q वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मास क्या है? m, और यह आपने इसको फोर्स लगाएंगे बाद में, पहले आपने ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दिस इज़ पोजीशन A। आपने क्या किया? आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जिससे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। ओके, मास तो सेम रहा, तो ये पोजीशन B पर है अभी एट प्रेजेंट, और मास इसका क्या है? m है। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? P1, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? P2। यहाँ पर आएगा mu और यहाँ पर आएगा mv। ओके, तो कितना चेंज हुआ? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बेटा? P2 माइनस P1। फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? mv माइनस mu। m कॉमन आएगा तो v माइनस u आ गया। सो दिस इज़ द चेंज इन मोमेंटम। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, तो वो कितना होगा आपके पास? वो होगा आपके पास mv माइनस u बाई टी। और वहीं आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, m इज़ इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या है?
दिस वन v माइनस चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, ये किसके इक्वल है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज चेंज इन मोमेंटम this is rate of change in momentum is equal to m into a। ओके, और वहीं अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, यानी कि अगर मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसको लिखना चाहूँ k इज इक्वल टू एम ए, तो k क्या है बेटा, k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो यहाँ से आप यूनिट फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट फोर्स क्या होता है, यूनिट फोर्स की डेफिनेशन आएगी बेटा, यूनिट फोर्स के लिए कैसे होगा आपके पास, जब आपके पास F की वैल्यू 1 हो और m मास कितना हो, यूनिट मास हो, और एक्सेलरेशन कितना हो, यूनिट आए, तो इस वैल्यू में पुट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 1 k इंटू 1, तो k की वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ से यूनिट फोर्स की डेफिनेशन आई, यूनिट फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन यूनिट मास। एक्सेलरेशन कितना है, यूनिट होना चाहिए, और मास कितना होना चाहिए, यूनिट होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ से जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास आएगा F इज इक्वल टू के एम ए, दिस इज इक्वेशन, दिस इज 1 इंटू एम ए, और आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ किसके इक्वल आ गया, दिस इज इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ अभी हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।